हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग मोशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज का पहला क्वेश्चन, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी संवेग। तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं प्रतिक्रिया की, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी भाप। तो पनडुब्बियां जो पानी में चलती हैं उनमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हैवी इंजन होते हैं उनमें अक्सर डीजल इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्र बल, ऑप्शन सी अपकेंद्र बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। तो जब हम दूध को मथते हैं तो जो उसमें क्रीम अलग अलग होती है उसका कारण अपकेंद्र बल है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो हम जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं निर्वात में खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। ऑप्शन ए वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऑप्शन बी वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ऑप्शन सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो जो झुकी हुई पीसा की झुकी हुई मीनार है वो नहीं गिरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं पीसा की मीनार की, मान लो ये पीसा की मीनार है, ये जो झुकी हुई है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है मान लो जी, तो इससे जाने वाली रेखा इसके अंदर से होकर जाती है, इसलिए ये नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लोलक की कालावधि। ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन सी समय के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो हम जानते हैं लोलक की कालावधि T = 2 पाई √L/g होता है, जहाँ L प्रभावी लंबाई होती है, तो हम कह सकते हैं लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो जब कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, ऑप्शन डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिकतम। चूँकि कोई भी वस्तु होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसका हमेशा द्रव्यमान या संहति हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि उसका भार उसके संहति तथा वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के पर निर्भर करता है। चूँकि हम जानते हैं कि जी का मान
अधिकतम ध्रुवों पर होता है। तो मानव शरीर का भार भी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं मानव शरीर का भार सबसे कम किस जगह पर होता है। तो हम जानते हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। जी के मान न्यूनतम होने के कारण मानव शरीर का भार भी न्यूनतम कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी जब हम अपने पैर को धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चूँकि हम जानते हैं कि जो बर्फ होती है वो लिक्विड होती है, जबकि सड़क जो होती है वो टफ होती है, उसका सरफेस खुरदुरा होता है। और जो घर्षण बल होता है वो खुरदरेपन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके जो सरफेस होती है, उसकी जो सतह होती है, उसके खुरदरेपन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम दूरी तय करे। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोई भी पिंड को जब हम फेंकते हैं तो वो एक परवलयाकार पथ बनाता है। इसके मैक्सिमम परास के लिए अधिकतम क्षैतिज दूरी आर के लिए ये अधिकतम क्षैतिज दूरी आर होती है। इसका फार्मूला होता है आर इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब हमको अगर आर का मान मैक्सिमम करना है, अगर आर का मान मैक्सिमम करना है तो ये थीटा को भी मैक्सिमम होना चाहिए। थीटा को हम 45 डिग्री रखेंगे तो 2 थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंके तो अधिकतम दूरी तय करेगी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गति शक्ति, ऑप्शन बी स्थिर शक्ति, ऑप्शन सी ना तो गति शक्ति ना तो स्थिर शक्ति, ऑप्शन डी दोनों गति शक्ति और स्थिर शक्ति। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वो गति करता है उसके कारण गतिज ऊर्जा होती है, जबकि उसकी ऊंचाई के कारण उसकी स्थिर ऊर्जा होती है। क्योंकि अगर पक्षी उड़ रही है मान लो यहाँ पे, तो हाइट एच के कारण उसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी और उसमें जो कि ये गति कर रही है उसके कारण इसमें कुछ गतिज ऊर्जा होगी। तो हम कह सकते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी में दोनों गति शक्ति और स्थिर शक्ति दोनों होती है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, तो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर, जहाँ भी उसकी वेलोसिटी होती है और एम उसकी संगत होती है। जब हम बात करते हैं स्थिर ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका फार्मूला होता है एम जी एच। पक्षी की एच ऊंचाई के कारण उसमें स्थिर ऊर्जा होगी, जबकि वो गति कर रहा है उसकी वेलोसिटी के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन सा बल क्षयकारी बल है। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो क्षयकारी बल का मतलब होता है कि ऐसा बल जो समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो हम जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो पिंड के सरफेस पर निर्भर करता है। चूँकि सरफेस धीरे धीरे घिसता जाता है, जिसके कारण घर्षण बल भी कम होता जाता है या उसका विनाश होता जाता है। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी वेग पर, ऑप्शन सी आयतन पर, ऑप्शन डी संवेग पर। तो किसी वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी आधी, ऑप्शन डी वही रहेगी। हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा
यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है और जो रेखीय संवेग होता है उसमें संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, जहाँ काइनेटिक ये गतिज ऊर्जा, P इक्वल टू संवेग और m इक्वल टू उसका द्रव्यमान। यदि इसमें कह रहा है कि P को हम 2P कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो 4P²/2m हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं किसी भी कण का रैखिक संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों ये फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग की सही इकाई है। ऑप्शन ए मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी रेडियन पर सेकंड। तो हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू होता है θ/t। थीटा को हम रेडियन में व्यक्त करते हैं और टी को सेकंड में। तो हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग की सही इकाई है रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी 9.8 मीटर स्क्वायर जूल, ऑप्शन सी 9.8 जूल, ऑप्शन डी 1/9.8 का होल स्क्वायर जूल। चूँकि हम जानते हैं किसी भी वस्तु को उठाने में जितना एनर्जी खर्च होगी वही उसका कार्य होगा। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू mgh बात कर रहा है कि इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और h की वैल्यू 9.8 दिया गया है। तो ये 9.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9.8 होल स्क्वायर जूल कार्य की यूनिट होती है, इकाई होती है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इस ऑप्शन ए m इंटू पी, ऑप्शन बी P²m, ऑप्शन सी P³/m, ऑप्शन डी P²/2m। चूँकि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा, अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल संवेग में जो संबंध होता है P²/2m होता है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 4:9, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन डी 16:81, ऑप्शन डी √2 √2:3। तो चूँकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा फार्मूला होता है हाफ mv², तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इक्वल टू हाफ mv1² अपॉन हाफ mv2²। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो दिया गया है 4/9 दिया गया है और हाफ m से हाफ m कट जाएगा, ये बचेगा v1² अपॉन v2²। इसको जब हम निकालेंगे v1/v2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक कण की गति 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा तक बदलती है तो इसका त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन हो रहा है 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा।
50 माइनस 20 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये फिर हम रखेंगे, वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, 30 × 5/18 अपान समय अंतराल कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। ये जाके आएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तनशील। तो तुल्यकारी जो उपग्रह होते हैं उनकी जो परिक्रमण अवधि होती है पृथ्वी की परिक्रमण अवधि के बराबर होती है, यानी कि 24 घंटे होती है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन ए गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, ऑप्शन बी गेंद की गति की दिशा में होगा, ऑप्शन सी जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। तो हम जानते हैं जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे कार्य करता है। कोई भी वस्तु होगी अगर उसको हम ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे की ओर खींचती है, जिसके कारण वह पुनः वापस आती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, यानी कि अगर गेंद ऊपर जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे हमेशा कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। किसी बांध की दीवार नींव अथवा आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि। ऑप्शन ए धारा रेखन आवश्यक होता है, ऑप्शन बी गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, ऑप्शन सी वह क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, ऑप्शन डी वह वायुमंडलीय दाब के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी नहर पे या कहीं पे बांध बनाया जाता है वो ऊपर की ओर कम चौड़ा जबकि नीचे की ओर ज़्यादा चौड़ा होता है। ये कुछ ऐसा होता है क्योंकि एक दाब का फार्मूला होता है P = रो जी एच। जैसे जैसे एच बढ़ता जाता है दाब P की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इसलिए हम आधार पर अधिकतम चौड़ा रखते हैं जबकि ऊपर कम चौड़ा रखते हैं, क्योंकि नीचे जो पानी का बहाव होता है वो ज़्यादा दाब के साथ बहता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि वह क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन बी बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो हम जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है वो गेंद को कैच करता है, पकड़ता है तो अपना हाथ पीछे की ओर पकड़ता है ताकि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल होगा। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/4। चूँकि हम जानते हैं कि जो बल F होता है वो G(m1 m2 अपान r² का फार्मूला होता है। m जहाँ एक पिंड का द्रव्यमान होता है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है। मान लो कि एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान m2 है और उनके बीच की दूरी r है। तो उनके बीच जो गुरुत्वीय आकर्षण बल होगा वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि F जो होता है रेसिप्रोपोर्शनल होता है r² के। r का मान दुगना करेंगे तो F = 1/4 r² हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। ऑप्शन ए
30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 20 न्यूटन का बल होता है 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू फार्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पे F की मान 20 न्यूटन दिया गया है, एम का मान 4 किलोग्राम दिया गया है और त्वरण का मान पूछ रहा है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी 20/4 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आस्था पे जा करके आप इसके PDF ले सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप एवं अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।